हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर सेकेंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस फर्स्ट 3 इलेक्शंस में विन मतलब कौन जीती, केवल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जीती थी इंडिया में, और किस तरीके से कांग्रेस ने एक मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर और बाद तक किस तरीके से काम करा। और आज हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस डोमिनेंस में रही, मतलब हमें लगातार तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस क्यों ही जीतती हुई दिखाई दी। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. If we look around the world, we find many other examples of one party dominance, but there is a crucial difference between these and the Indian experiences. केवल इंडिया ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हमें वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम चारों तरफ वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने आते हैं जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस है, लेकिन इंडिया का जो वन पार्टी डोमिनेंस है और जो वर्ल्ड का जो वन पार्टी डोमिनेंस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। In the rest of the cases of dominance of one party was ensured by compromising democracy. In some countries like China, Cuba and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country. Some others like Myanmar, Egypt are effectively one party states due to the legal and the military measures. अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया की वन पार्टी डोमिनेंस को और वर्ल्ड की अदर जो वन पार्टी डोमिनेंस है उसे अगर कंपेयर करके देखें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर हमेशा किस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, डेमोक्रेसी के साथ। जैसे चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है। क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन केवल सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को परमिट करता है कि वो कंट्री के ऊपर रूल करेगी। उसी तरीके से जो है म्यांमार देख लीजिए, इजिप्ट देख लीजिए, बेलारूस देख लीजिए, ये सब कंट्रीज़ कैसी हैं जहाँ पर सिंगल पार्टी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें केवल वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उन कंट्रीज़ को केवल सिंगल पार्टी के लिए ही परमिशन देता है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस के साथ और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बाद भी कौन जीता? कांग्रेस जीती। तो इट मीन्स हमारे यहाँ कांग्रेस कैसे जीती? डेमोक्रेसी से जीती। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one-party dominant states. What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases? What is happened under the democratic conditions? Many parties contest elections in conditions of free and fair election, and yet the Congress managed to win elections after election. This was similar to the dominance the African National Congress had joined in South Africa after the end of the apartheid. देखो यहाँ पर ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम वन पार्टी डोमिनेंस को देखें और अदर कंट्रीज़ को देखें तो अगर उसको हम डिस्टिंग्विश करके देखें, मतलब उनकी तुलना करके देखें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हुआ है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ है। और हमेशा कांग्रेस जो जीत कर आई है वो कैसे जीती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में जीती है। तो ये ज़्यादातर किसके सिमिलर हुई कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, अपार्थाइड सिस्टम। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक के बीच में एक अंतर था, भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको दूर किया गया और उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, इक्वल राइट्स मिले। तो जो साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो भी हमेशा कैसे जीती है अभी तक? वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जीती। और इंडिया में भी कांग्रेस का जो डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है वो भी कैसे देखने को मिलता है? फ्री एंड फेयर तरीके से देखने को मिलता है। The root of this extraordinary success of the Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. Congress was seen as inheritor of the national movement. Many leaders who were in the forefront of that struggle was now contesting election as Congress candidate. अगर हम
कांग्रेस की रूट्स को देखें कि उसके पीछे रीज़न जो है वो कांग्रेस की रूट है। और रूट कैसी? क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में जो मेन लेगेसी थी उसके पीछे कौन थी? कांग्रेस थी। और कांग्रेस ने ही नेशनल मूवमेंट को हमेशा जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए उसमें सबने किसने साथ दिया था? कांग्रेस ने दिया था। और कांग्रेस के जो जितने भी लीडर्स थे जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे, आज वो लोग किससे जुड़ गए थे? वो इलेक्शन से जुड़ गए थे। और वो क्या कर रहे थे? वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस को, मतलब वो अब चुनाव में खड़े हो गए थे। The Congress was already a very well organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy, the Congress has already started its campaigning. अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले से ही एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। उस समय उसके सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जो पॉलिटिकल पार्टी थी तो उस समय तो वो केवल अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी। और कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी तो पता नहीं कब से उसने बना रखी थी, वो तो सीधी कैंपेनिंग के लिए निकल चुकी थी। इन फैक्ट मैनी पार्टीज वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस और आफ्टर दैट, दस द कांग्रेस हैज़ द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेजेस। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैज़ नॉट ओनली स्प्रेड क्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री as we had seen in the map, but also has an organized network down to the local level. Most importantly, as the Congress was still recently a national movement, its nature was all inclusive. All these factors contribute to the dominance of the Congress party. और ऐसे क्या रीज़न थे जो कांग्रेस ने उस समय मतलब लगातार 3 इलेक्शन में कांग्रेस का ही डोमिनेंस क्यों रहा? वो थी कि कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी वो कब बनी थी? वो या तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर बनी थी या उसके बाद बनी थी। लेकिन कांग्रेस जो थी वो सबसे पुरानी थी, इसीलिए उसे सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस भी मिली। और अगर हम कांग्रेस को देखें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इंडिपेंडेंस से पहले ही पूरी कंट्री में मतलब पूरे भारत में फैली हुई थी। और अगर मैप देखो तो उसका जो नेटवर्क है वो आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ हमें केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिखाई दे रही है और वो कौन सी थी? कांग्रेस। और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, तो उसकी जो नेचर थी वो भी उस नेचर से भी सभी लोग वाकिफ़ थे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो दिखाते हैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस को। अब हम यहाँ पर एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, वो है PRI। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जो PRI पार्टी है, फाउंडेड इन 1929 एज नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड लेटर रीनेम्ड एज द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, द PRI एक्सक्लूसिव पावर्स इन मेक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स। ये कह रहे हैं कि जो PRI पार्टी है वो कब बनी? वो 1929 में बनी। और किस नाम से शुरुआत में जानी जाती थी? नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद उसको एक नया नाम दिया गया, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। PRI जो है वो स्पेनिश उसमें। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये मेक्सिको में लगातार कितने डेकेड्स तक इसने काम करा? 6 डेकेड्स तक इसने काम करा। और ये किस चीज़ को मतलब मेक्सिकन लेगेसी को रिप्रेजेंट करती थी। PRI जो थी वो एक मिक्स मतलब उसमें मिक्स इंटरेस्ट के लोग थे। उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें मिलिट्री लीडर्स भी थे, लेबर भी थे, पीसेंट्स भी थे, और ये सारे लोग उससे जुड़े हुए थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, Plutarco Eliza Kells, the founder of the PRI, was able to capture the organization, and thereby the government elections were held at regular intervals, and it was the PRI which win every time. अब उसके बाद थोड़े समय के बाद मतलब जो 6 डेकेड्स तक हमें लगातार एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेक्सिको वहाँ पर दिखाई दे रही थी मेक्सिको में। अब वहाँ पर उसके मतलब जो फाउंडर था PRI का वो कौन थे? प्लूटार्को एलाइस कैलिस। इन्होंने क्या करा? अब वहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस कराने स्टार्ट करे। और उस रेगुलर इलेक्शंस जो हो रहे थे उसमें हमेशा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही थी? PRI उसमें लगातार जीत रही थी। अदर पार्टीज एग्जिस्ट इज नेम ओनली so as to give the ruling party greater legitimacy. The electoral laws were operated in a manner so as to ensure that the PRI always win.
और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती थी इलेक्शन में वो केवल नाम के लिए करती थी, क्योंकि जीतती कौन थी हमेशा वहाँ पर, पीआरआई जीतती थी। और जो भी रूल्स बनाए जाते थे इलेक्शन के वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि कौन जीते, केवल पीआरआई जीते। Elections were often rigged and manipulated by the ruling party. Its rule was described as the perfect dictatorship. Finally, the party lost in the presidential election held in 2000. अब ये कह रहे हैं कि हमेशा जो भी इलेक्शंस होते थे वो किस तरीके से होते थे कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे, उसमें साफ दिखाई देता था डिक्टेटरशिप का रोल। और रूल्स हमेशा कैसे रहते थे, पीआरआई के फेवर में ही रहते थे, इसीलिए हमेशा कौन जीती थी, पीआरआई जीती थी। लेकिन फाइनली 2000 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और पीआरआई ने वहाँ पर मतलब पीआरआई हार गई। मैक्सिको इज़ नो लॉन्गर अ वन पार्टी डोमिनेंस कंट्री, और उसके बाद से मैक्सिको कैसा बना, वन पार्टी डोमिनेंस वहाँ पर ख़त्म हुआ। बट द टेक्स्ट adopted by the PRI during the period of its dominance has a long term effect on the health of democracy। लेकिन जो ट्रिक्स इन्होंने अपनाई थी पीआरआई पार्टी ने इलेक्शंस को जीतने में, वो उसने एक बहुत लंबा इफ़ेक्ट इसके ऊपर डाला था, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के ऊपर। मतलब करप्शन इतना ज़्यादा हो चुका था डेमोक्रेसी में कि उसको दूर करना बहुत मुश्किल था। द सिटीजन्स हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ द इलेक्शंस। और सिटीजन्स के ऊपर भी मतलब क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम से वो करप्शन को देखते आ रहे थे, तो सिटीजन्स को मतलब ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना सिटीजन्स के अंदर कि इलेक्शन की नेचर कैसी है, फ्री एंड फेयर है, वो थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल था। तो इस तरीके से हमने देखा कि वन पार्टी डोमिनेंस और इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस में कितना डिफरेंस है। अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस है, तो हमने देखा कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक ही पार्टी को मान्यता देता है कि बस वही कंटेस्ट करेगा इलेक्शन और वही वहाँ पर रूल करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में डेमोक्रेसी थी और पार्टीज़ को भी मौका दिया गया। लेकिन क्यों कांग्रेस जीती, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, साथ में जितने भी डायनेमिक लीडर्स थे वो किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और जब तक मतलब जितनी भी नई पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके सामने आ रही थी वो तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रही थी, लेकिन कांग्रेस पहले से ही प्रिपेयर थी, उसे केवल क्या करना था, कैंपेनिंग करनी थी, वेल नोन थी, मतलब पूरे इंडिया में उसको सब जानते थे। इसीलिए लगातार तीनों इलेक्शन में डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं उसमें कौन जीती, हमारी कांग्रेस वहाँ पर लगातार जीतती रही। अब हम लोग इस वाले चैप्टर में कुछ लीडर्स को भी पढ़ेंगे, जिसमें से एक है हमारे बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर। और ये जो हैं ये एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और हमेशा इन्होंने किसके लिए स्ट्रगल करी है, दलित्स के लिए इन्होंने स्ट्रगल करी। और इन्होंने ये फाउंडर किसके थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ये फाउंडर बने। और साथ में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के भी ये मतलब इन्होंने बनाई। और साथ में इन्होंने मतलब ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और जो उनमें नेहरू जी की जो मिनिस्टर्स थे उसमें फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंट resigned in 1951 due to the differences over the Hindu Code Bill। ये कह रहे हैं कि जो नेहरू के जो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उसमें सबसे पहले ये एक ऐसे मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1951 में। क्यों करा था, क्योंकि ये हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट थे और इन्होंने बुद्धिज़्म को 1956 में अडॉप्ट किया और इनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हमें देखने को मिले। तो एक लीडर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़े, उसके बाद एक और लीडर हमारे सामने हैं, वो हैं रफ़ी अहमद किदवई। और ये कांग्रेस के लीडर रहे हैं और कहाँ से हैं, ये यूपी से हैं। यूपी के मिनिस्टर रहे 1937 में, उसके बाद दोबारा से 1946 में ये मिनिस्टर रहे। और मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया, मतलब कम्युनिकेशंस के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने थे, ये रफ़ी अहमद किदवी। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी ये बने 1952 में और 52 एंड 54 में ये हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। तो इस तरीके से हमने देखा अभी तक इस चैप्टर में कि कांग्रेस
किस तरीके से इलेक्शंस में जीती, क्या मेथड्स हमने अपनाए फर्स्ट 3 इलेक्शंस में, और आखिर क्या वो रीज़न्स थे कि कांग्रेस ही हमेशा क्यों जीत रही थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस इज़ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन, कि कांग्रेस के कोलिएशन मतलब गठबंधन, एक सामाजिक, सोशल और आइडियोलॉजिकल गठबंधन कैसा था कांग्रेस का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद हम लोग भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।